तो मुठभेड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है, और अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं, तो ऐसे में ये लग रहा है कि ये और गति पकड़ेगा और ज्यादा बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक, यानी जो डीजीपी रह चुके हैं, टॉप बॉस यूपी पुलिस के, विक्रम सिंह साहब, वो मेरे साथ हैं और उनसे हम कई पहलुओं पर बात समझेंगे। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, बड़ी कृपा की आपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद। सर, जिस जिस तरीके से आपने अभिवादन किया सर, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये समझना चाहता हूँ कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है सर, या बन गया है। पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए हमने हमारे राजनीतिक मित्रों की जो प्रतिभा है उसको हल्का मत समझिए। वो तो जहां चाहें एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं और सक्षम है। मैं व्यक्तिगत रूप में ये कहना चाहता हूं कि पुलिस मुठभेड़ को लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इसके पहले भी इसके ताबीज बना करके उसको अलंकरण के रूप में इस्तेमाल किया, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। पहले मुठभेड़ समझिए, मुठभेड़ कर दी गई, मुठभेड़ की नहीं जाती है, हो जाती है। इसके कानूनी पहलू पुरानी इंडियन पीनल कोड की धारा 96 से लेकर धारा 106 आईपीसी और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से 44 तक अपनी या किसी और की जान माल की रक्षा के लिए न्यूनतम बल प्रयोग वो मुठभेड़ की परिभाषा में आता है। अगर राजनेताओं की बात माने तो हमने पहले चिन्हित कर लिया किसकी मुठभेड़ होनी, हमने पहले चिन्हित कर लिया और घर से पकड़ के ले आए और उसकी मुठभेड़ कर दी। ऐसे होता नहीं, क्योंकि आप समझे इसकी भयावह परिणाम, कोई पुलिसकर्मी जो ये कृत्य करेगा वो जाएगा जेल और हो सकता है कि फांसी की सजा भी हो जाए। तो जो भी हम लोग सेवा में आते हैं, आपने किसी राजनीतिक पार्टी का मैनिफेस्टो या उनका उल्लू सीधा करने नहीं। जो कानून प्रदत्त कार्रवाई है नियमानुसार, उसमें प्रत्येक पुलिस मुठभेड़ के बाद कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। सबसे पहले प्रत्येक मुठभेड़ के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर पीड़ित पक्ष को, अगर मैं पीड़ित कह रहा हूं कि अगर मृतक पक्ष को अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो तो वो उसी पार्टी के खिलाफ, पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा लिखा सकती है हत्या का, और इसकी विवेचना उसी थाने से नहीं होगी जहां से मुठभेड़ हुई थी, किसी अन्य थाने अथवा एजेंसी में होगी। मनीष जी, तीसरी चीज, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार इसका अनुश्रवण करते मुठभेड़ों का, क्योंकि मानवाधिकार से संबंधित है और इसकी जांच उनके द्वारा भी स्वतः प्रेरणा से हो सकती है, अन्यथा आवेदन करने पर उनके द्वारा इसकी विवेचना हो सकती है। इसके अलावा जब विवेचना पूर्ण होती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके बारे में माइंड अप्लाई करके उस पर निर्णय लिखते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर फर्जी मुठभेड़ होगी तो इतने जो जाल और इतनी आपने कील कांटे लगा रखे, इससे पार हो जाएगा? मजिस्ट्रेट साहब भी मिले हुए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिला हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मिला हुआ है, राज्य मानवाधिकार आयोग मिला हुआ है, और हमारे जितने एनजीओ हैं वो भी मिले हुए हैं। ये मानना, हाँ, राजनीतिक उल्लू सीधा करना हो तो आप कह देंगे अमुक अमुक बिरादरियों के। मुझे ये बता दीजिए कौन सी ऐसी बिरादरी है जिसके मुठभेड़ नहीं हुई। आप लोग, आजकल बड़ा प्रासंगिक प्रकरण है कि योगी राज्य में ठाकुरों का बड़ा जो है बल्ले बल्ले हो गई है, उनकी मुठभेड़ नहीं होती है। आप उठा के देख लीजिए। हमें बताया जाता है कि हालांकि हम लोग इसको बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही अन्यायपूर्ण ये वक्तव्य मानते हैं, जातीयता का पुट हर चीज में छौका डाल देंगे। मैं राजनीतिक नेता से कहूंगा, राजनीति जो है आपकी जातिगत और इस तरीके की समाज को जात में बांटना, ये आपका अभिप्राय हो सकता है और हो सकता है। हम लोग जब वर्दी पहनते, हमारे लिए जात धर्म नहीं, आपराधिक इतिहास देख करके इनाम की घोषणा करते हैं। उसके बाद जब इनाम की घोषणा होती है फिर उसके ऊपर एसआईटी बनाई जाती है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको रगेत करके दौड़ा करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। यहां पर कहते हैं कि नहीं जाति विशेष, और उसमें भी झुंझुना बनाया है जिसकी 3 टांगे, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, उस 3 टांग का झुंझुना बना करके उस जाने लगेंगे आप। वास्तविकता यह है कि कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने करियर और अपने परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके आपके एजेंडा पे नहीं चलेगा। मेरा परामर्श, आप बहुत ही साधन संपन्न लोग हैं, आपके पास बड़े चोटी के वकील हैं, मैं बड़ा आसान और मुफीद सुझाव परामर्श आपको दूंगा। अगर आप समझते हैं कहीं फर्जी मुठभेड़ हुई है, आप एक टीआईएल दाखिल करके एक कुछ एप्लीकेशन ही डाल दीजिए कि इसमें पुलिस कर्मियों के विरुद्ध
का मुकदमा लिखा दिया जाए। वो आप कराएंगे नहीं। बातें करके जनता में एक भ्रम की स्थिति और समाज को जातीयता में बांटने का अपना उल्लू सीधा करेंगे आप। पुलिस को गरियाएंगे 10 तरीके से। अगर पुलिस से इतनी चिढ़ है आपको तो अपने सुरक्षा कर्मी हटा दीजिए, अपने प्राइवेट सुरक्षा कर्मी, वो भी आप नहीं करेंगे। तो चित भी हमारी, पट भी हमारा, भ्रम की स्थिति भी हम उत्पन्न करेंगे और हम जातीयता भी फैलाएंगे। मैं जानना चाहूंगा जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या ठाकुरों के एनकाउंटर नहीं हुए हैं? हर बिरादरी का एनकाउंटर हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर आप ये कहते कि आपराधिक इतिहास इनका क्या था। आपराधिक इतिहास से आपसे मतलब नहीं है, आपका केवल एक तात्पर्य है जातीयता से, और वो आप कर रहे हैं। भली भांति आप फैला रहे जातीयता का, क्योंकि आपका राजनीतिक उल्लू इसी से सीधा होगा। और इस पे मैं चाहूंगा कि इस पे हम लोग, हालांकि इसका डेटा नहीं रखते हैं, केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड और रिवॉर्डेड हमारा डेटा कहता है 277 जो मुठभेड़ें हुई हैं उसमें 270 अपराधी जो है वो एनकाउंटर में मतलब न्यूट्रलाइज हुए हैं। 11,455 गिरफ्तार हुए हैं। अगर मारना ही होता तो फिर इसकी संख्या 270 की बहुत ज्यादा होती। और 33,652 पुरस्कार घोषित अपराधी ये भी गिरफ्तार हुए हैं। तो अभिप्राय किसी को मारना नहीं है, अभिप्राय ये है न्यूट्रलाइज करना। और जो न्यूट्रलाइज किया, 277 जो न्यूट्रलाइज किए गए, जिसको आप पुलिस मुठभेड़ कहते हैं, उसमें हर बिरादरी के हैं। आप अपना झुंझुना लीजिए और इसके बारे में अगर आपके जरा भी तार्किक बल होता आपके आरोपों में, तो आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप जा करके इसमें पीआईएल दाखिल करते। और जैसे पहले भी पंजाब में और उत्तर प्रदेश में कई पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सजा हुई है, आप उनको सजा करा। सर, आप ये बता रहे हैं कि राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन एक ट्रेंड खास तौर पे दिखा है 2017 के बाद से, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि जितने अपराधियों की इस मामले में जान चली गई वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जितने इसमें घायल हुए हैं उनमें घायलों का पैटर्न एक ही दिखा है, यानी उनको शरीर के एक खास हिस्से में ही चोट लगती है। ऐसा कैसे संभव है सर? मुठभेड़ तो स्पॉन्टेनियस है, बता के होती नहीं, तो शरीर के खासी हिस्से में कैसे चोट लगती है? और वो इतना प्रचलित हो गया कि उसे हाफ एनकाउंटर की एक नई संज्ञा, एक नई टर्मोलॉजी पुलिस में डेवलप हो गई। मनीष जी, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे दिखाई ये पड़ रहा है कि जिनका नाम महानुभाव का आपने लिया, उनके अलावा भी कई लोग हैं, अकेलौते वो नहीं है। उनके अलावा भी कई लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और ये तीन टांग का झुंझुना बजा रहे हैं। अरे भाई, आप सबकी पार्टी में बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं जिनसे बात करने के 5 लाख रुपए लगते हैं, उनसे कहिए पीआई दाखिल करने दें, सजा कराएं। वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप एक्सपोज होंगे, हाईकोर्ट से खाएंगे लताड़। जैसे आप लताड़ पाए थे जब आपने चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? ये कौन सा जनहित आप सिद्ध करेंगे चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेकर के? ये दोषी हैं निर्दोष हैं, इसका निर्णय हाईकोर्ट करेगा, आप नहीं करेंगे। कल को आप इन्हीं को पद्म विभूषण के लिए नाम भेज दीजिए भारत सरकार को, लताड़ पड़ चुकी है इनको। मेरा परामर्श इन सभी को होगा, अपराधियों को साथ देना छोड़ दें। ये जो है असामाजिक कृत्य है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं, पैटर्न। पुलिस प्रशिक्षण में जैसे मैंने प्रारंभिक संबोधन में आपसे निवेदन किया था, न्यूनतम बल प्रयोग, न्यूनतम में ये आता है कमर के नीचे। हमारी ट्रेनिंग दूसरी होती थी। हम लोग जब दंगे फसाद होते थे वहां पे न्यूनतम बल प्रयोग की ही प्रक्रिया अपनाते थे, केवल कमर और घुटने से नीचे, और वो भी पहले रबर बुलेट, पहले वाटर कैनन, फिर टीयर गैस, फिर लाठी, और लाठी भी कमर के नीचे, सर पे नहीं। और रबर बुलेट भी चलती थी तो वो भी कमर के नीचे। ये प्रशिक्षण का एक भाग है, तो हो सकता है कि यहाँ पर, लेकिन जब पुलिस मुठभेड़ होती थी तो मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं था कि गोली चली हो और वो हाफ एनकाउंटर जिसको आप कह रहे हैं, वो हमारे हमारे टाइम में गोली लगती थी वाइटल पार्ट को। एक मुन्ना बजरंगी के साथ ये हो गया था, और वो शातिर दिमाग का अपराधी था। वो उसने लाश की एक्टिंग की, और जब चीर घर पहुंचा तो खड़ा हो गया। उसने कहा पुलिस वाले हमारी कर देंगे। तो वो बड़ा ही ड्रामेटिक एक एपिसोड हुआ था समयपुर बादली में एसटीएफ के साथ, और एसीपी दिल्ली स्पेशल ब्रांच राजवीर सिंह के साथ हुई थी। वो बिल्कुल नाटक ऐसा कर रहा था कि जैसे मालूम पड़ा कि वो खत्म हो गया है, लेकिन एकदम से खड़ा हो गया वो। तो हम लोग ये सोचते थे कि जब एक चीज जिसका निस्तारण पूरी तरीके से होना है, तो उसका कायदे से निस्तारण करने के बाद वहां 10 मिनट बैठ करके जब मालूम पड़ गया कि हाँ बिल्कुल इतिश्री हो गई है, तभी हम लोग प्रस्थान करते थे घटनास्थल से।
पंचायतनामा भी वहीं भरा जाता था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वहीं होती थी। लेकिन अब शायद प्रशिक्षण का जोर ज्यादा है कि न्यूनतम किया जाए, तो ठीक है, न्यूनतम हमने न्यूनतम किया है दंगे की स्थिति में, आंदोलन की स्थिति में। लेकिन जब अपराधियों से मुठभेड़ होती थी तो न्यूनतम नहीं, इस पार या उस पार की बात करते थे। सर आप क्या मानते हैं, मुठभेड़ों की जितनी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये यूपी पुलिस की सफलता इसको मानते हैं या उसकी विफलता मानते हैं? ये इसका पैमाना, ये आपने कहा कर दिया कि इसकी मुठभेड़ की संख्या बढ़ रही है। अब हमारे कार्यकाल में देखें, इसकी चौगुनी मुठभेड़ होती थी, और कामयाबी की पराकाष्ठा उसको कहा जाता है। मुठभेड़ करने में आपकी व्यावसायिक दक्षता, हिम्मत, साहस और आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ सूचना संकलन होता है। हर कर्मी, सिपाही से लेकर डीजी तक के पास भी ये सुविधा है कि एसी में बैठ के चादर तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म के अश्लील वीडियो देखो और वक्त कट जाएगा, सीनियोरिटी का प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन मुठभेड़ करने के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में आपको सूचना संकलन और जाकर के 12-12 घंटे एक थर्मस में ब्लैक कॉफी और बिस्कुट के 2 पैकेट और आप घात लगा के बैठे जाएं, और उसमें आप भी, आपके ऊपर भी वार हो सकता है और आपकी क्षति हो सकती है। लेकिन इसके खतरे को मोल लेना तब मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में बैठ करके टीवी देख करके ओटीटी देख के नहीं होती है। तो जो संख्या बढ़ी है, तो पुलिस बल और योगी जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर आप कि यदि लगातार मुठभेड़ों की संख्या बढ़ रही है, जाहिर तौर पर आप ऐसा मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये जरूरी है, इसीलिए आपने कहा कि सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन जो ये हो रहा था कि इतने एक्शन से तो अब धीरे धीरे इसमें कमी आनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है सर? क्योंकि सफाया तो हो मनीष रहा जी, है। मनीष जी, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए। सफाई तो ऐसी हुई जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई। 85% डकैती कम हुई है, 92% रॉबरी कम हुई है, और जो अपराध कभी अल्पीकरण नहीं सकता, 47% कम हुई है। महिला से छेड़खानी, महिला संबंधित अपराध वो भी कम हुए, 47%। बलात्कार कम हुआ है। टोटल आईपीसी में कमी आई। लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र यहां अपनी प्रतिभा नहीं दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध जो है छत चढ़ के बोल रहा है सर्वाधिक। आप ट्रक का, अब आप जो है स्कूटर से मुकाबला करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले समीक्षा करना सीख लीजिए। उत्तर प्रदेश का मुकाबला अपराध के परिमाण में पुडुचेरी, गोवा और इन यूनियन टेरिटरी से नहीं हो सकता है। यूपी के जो है 25 करोड़ की जनसंख्या है। जो अपराध है पहले पर प्रति लाख, उसको आप रिड्यूस कीजिए। प्रति लाख में जब आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान 21वां है। राजनीतिक मित्रों, अगर देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, जो कि देखेंगे, पहले जो अपराध की समीक्षा होती है उसको करना सीख। अब ट्रक का मुकाबला आप अगर साइकिल से करेंगे तो कभी मुकाबला होगा ही नहीं। तो आप प्रति लाख अपराध को जब समीक्षा करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसी तो अभूतपूर्व गिरावट कभी आई ही नहीं थी। इस को आधार बनाकर, इनकाउंटर को आधार बनाकर, जैसा आप बोल रहे हैं, तीन ताग का झुंझुना, जाहिर तौर पर आप पीडीए की बात कर रहे होंगे सर, जो कि समाजवादी पार्टी का नारा ये है। मैं और नहीं, मैं सांकेतिक, क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है, इसलिए जी न मैं नाम लूंगा न मैं संकेत दूंगा। लेकिन आप समझ गए बिल्कुल कि तीन जो टांग का झुंझुना बजा रहे हैं आप, जी ठीक है, वो जी आपकी मजबूरी हो सकती है। समाज देख रहा है। जी अगर आप इतने हमदर्द होते तो पीआईएल करते। अगर आप जी। इतने हमदर्द होते तो अपराध के कारण समझते। जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में आपकी बात काट दी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि इससे क्या ही राजनीतिक लाभ हो सकता है, आपको क्या लगता है सर? राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतना नहीं मूर्ख नहीं भी नहीं ना सर, हो कि मैं जी न समझ सकूं, जी। कि मैं मैं न समझ सकूं। जब आप किसी के गलत सही के, जैसे एक औलाद गलत कर रहा है, आप उसका बनस्बत इसके कि उससे सोचे औलाद गलत क्यों कर रहा है, आपका मित्र गलत क्यों कर रहा है, उसके सामाजिक कारणों में न जा करके आप अभयदान दे रहे हैं, उसको कवर फायर दे रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात की। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे सर, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को जिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर घेरा जा रहा था, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अभी भी माइलस्टोन बने हुए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और मुख्तार अंसारी के एलएमजी पकड़े जाने का मामला था, एक डिप्टी एसपी को रिजाइन करना पड़ा। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे, अतीक अहमद की खुलेआम किस तरीके से स्टेट में गुंडागर्दी चलती थी वो देखा जाता था, और चीफ मिनिस्टर स्वयं उनकी सभाओं में और उनके साथ मौजूद रहते थे। क्या आपको इस बात का डर है कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर पर यूपी पुलिस ने पिछले 10 साल इन्वेस्ट किए हैं, काम किया है, वो उसमें बहुत डेंट लग जाएगा?
देखिए, ये आपका प्रश्न राजनीतिक है, राजनीति मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है। और आप अगर हो सके जरा रिसर्च करिएगा, रिसर्च करके जरा लगा दीजिएगा। एक तरफ लगा दीजिए जो वर्तमान सरकार है, और दूसरी तरफ लगा दीजिएगा जिस तरफ आपने इंगित किया है। भाई, कि आप जनता को जागरूक करें। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, विशेषकर अगर लड़के खास बिरादरी के। नंबर 2, मुजफ्फरनगर का दंगा। नंबर 3, कि ये हमने कार सेवकों पर गोली चलवा करके सांप्रदायिक सौहार्द बचाया। 3, नंबर 4, गायत्री प्रजापति ऐसे लोगों को, और नेक्स्ट, अतीक के कुत्ते से सार्वजनिक रूप से हाथ मिलाना। अब एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि कुत्ते से हाथ रहा है, अतीक भाई कह रहा है। अब जनता निर्णय कर ले कि वो उनकी प्राथमिकता में कौन आता है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति मेरा विषय नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने चूंकि राजनीतिक प्रश्न किया है, और मेरे मिजाज में नहीं है कि मैं किसी चीज का उत्तर न दूं, लेकिन मैं उत्तर वही दूंगा, परिमार्जित तरीके से दूंगा, जो कि एक औसत भारतीय को देना चाहिए, जो कि राजनीतिक रूप से निरपेक्ष है और उसका कोई राजनीतिक झुकाव कहीं ना। सर, हम यूपी पुलिस के संदर्भ में आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे कि यूपी पुलिस ने आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि पिछले 10 साल में यूपी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत समय दिया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि बहुत सारे जवान हताहत भी हुए हैं, यूपी पुलिस के अफसर भी हताहत हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उस व्यवस्था में यदि राजनीतिक बदलाव आए, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार में कानून व्यवस्था देखा है, बसपा में भी देखा है, भाजपा में भी देखा है, मैं यूपी पुलिस के संदर्भ में समझना चाहता हूं कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी पुलिस के मोराल, उसकी कार्यप्रणाली, उसके जो 10 साल की मेहनत है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं इसको यूपी पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहता हूं सर, ना ना ना, पॉलिटिकल वो फिर कॉन्टेक्स्ट में आपका नहीं। सवाल पूरा राजनीतिक है मनीष जी। ना ना, आपका पूरा पॉलिटिकल सवाल ही पॉलिटिकल है, और हम लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं, और इस जी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देना हमारी एक स्वायत्ता है। राजनीतिक मित्र चाहेंगे कि आप हमारे जो है घोषणा पत्र है, जिसको कहते हैं ये घोषणा पत्र पार्टी का है, उसको पढ़ें। क्यों पढ़ें? हम, आप पढ़िए, मड़वा के टांगिए आप अपने। जी। हमारा एक ही घोषणा पत्र है, वो भारत का संविधान, उसके अनुरूप चलेंगे। आप चलने देंगे तो ठीक है, नहीं चलने देंगे जनता उखाड़ के फेंक देगी आपको। जी। इसका जो आपका सवाल है वो जनता से पूछिएगा। और हमारी जनता जो है बड़ी प्रबुद्ध होगी। 10 साल में दुनिया बदल गई है। जी। अब ये लोगों के नाटक जो है, ये महोत्सव, फलाने महोत्सव, दुनिया भर के महोत्सव जो कराते थे, वो धन कहां से आता था? और वो महोत्सव अगर जनता देती थी तो आज क्यों नहीं महोत्सव हो रहे हैं? आप समझ रहे होंगे। इसलिए राजनीतिक सवाल राजनीतिक मित्रों से पूछे। जहां तक पुलिस की बात है, मैं उनको वही आह्वान करूंगा कि आपका एक ही घोषणा पत्र है, वो भारत का संविधान, उसके अनुरूप कार्य कीजिए। एक सवाल से इस इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे, आखिरी सवाल सर, एनकाउंटर्स की संख्या में आप क्या चाहते हैं कि अब कमी होनी चाहिए। मैं, ये तो आप, ज्योतिष भी मेरा रुचि का सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जब कोई सेवा का मौका दे तो सेवा भरपूर होनी चाहिए, वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा। आपके ऊपर कोई गोली चलाए तो मैं चाहूंगा कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए। आपके ऊपर, किसी और के ऊपर आक्रमण हो, पूरी कार्रवाई हो, तैयारी पूरी रहे, प्रशिक्षण पूरा रहे। हाँ, प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए, जी। नहीं इसको किसी पूर्वाग्रह से होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसी शख्सियत हमारे चैनल के साथ आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। अन्य किसी एपिसोड पर भी हम आपसे समय की रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमें समय देंगे। आपने बोले भारत को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, धन्यवाद, जय हिंद।